हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जीके जीएस में सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, री ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? री ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ए स्वर, बी व्यंजन, सी अयोगवा या फिर डी अंतःस्थ व्यंजन। इसका राइट आंसर है ए स्वर। री ध्वनि जो है वो स्वर के अंतर्गत आती है। री को अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6 या फिर डी 8। इसका राइट आंसर है बी 4। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। छ, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये चारों संयुक्त वर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने शब्द को क्या कहा जाता है? दो शब्दों के परस्पर मेल से बने शब्द को क्या कहा जाता है? ए संधि, बी समास, सी व्याकरण या फिर डी विकार। इसका राइट आंसर है बी समास। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने शब्द को समास कहा जाता है, जबकि दो वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? ए रस, बी छंद, सी अलंकार या फिर डी समास। इसका राइट आंसर है सी अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अल्प विराम का है? निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अल्प विराम का चिन्ह है? देखकर बताइए। और यदि आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। इसका राइट आंसर है बी। बी जो है वो अल्प विराम का चिन्ह है, जबकि ए जो है वो कामा का चिन्ह है, सी फुल स्टॉप जिसे पूर्ण विराम तथा डी विसर्ग का चिन्ह है जिसे आनुपातिक चिन्ह भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। इसे इंग्लिश में सेमीकोलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राम कुर्सी पर बैठा है। राम कुर्सी पर बैठा है में कौन सा कारक होगा? ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी संबंध कारक या फिर डी अधिकरण कारक। इसका राइट आंसर है डी अधिकरण कारक। राम कुर्सी पर बैठा है, तो इसका राइट आंसर है डी अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए द्रविड़, बी आस्ट्रिक, सी भारोपीय या फिर डी चीनी तिब्बती। इसका राइट आंसर है सी भारोपीय परिवार। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के कई सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों के कई सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़ या फिर डी मिश्रित। इसका राइट आंसर है बी यौगिक।
जिन शब्दों के कई सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें यौगिक कहा जाता है, जबकि रूढ़ का कोई खंड नहीं होता और योग रूढ़ तीसरे पद का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर है बी, यौगिक। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया या फिर डी विशेषण। इसका राइट आंसर है ए, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया या फिर डी क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर है बी, सर्वनाम। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, तुलसीकृत शब्द में कौन सा समास है? तुलसीकृत शब्द में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है बी, तत्पुरुष समास। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में उपसर्ग बताइए। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए सन, बी सम, सी संस या फिर डी कार। इसका राइट आंसर है बी, सम। सम धन कार बराबर संस्कार। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, रातों रात में कौन सा समास है? रातों रात में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास या फिर डी कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर है ए, अव्ययी भाव समास। रातों रात में अव्ययी भाव समास है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? ए गज, बी कुंजर, सी हस्ती या फिर डी नाहर। इसका राइट आंसर है डी, नाहर। नाहर शब्द जो है वो हाथी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि गज, कुंजर और हस्ती ये तीनों हाथी शब्द के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, नाहर। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? ए वीरगाथा काल, बी भक्ति काल, सी आदिकाल या फिर डी रीतकाल। भूषण किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, आदिकाल या फिर रीतकाल। इसका राइट आंसर है डी, रीतकाल। भूषण रीतकाल के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। इसका राइट आंसर है बी, 3। छंद 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद तथा मुक्तक छंद। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? ए दोहा, बी चौपाई, सी सोरठा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, चौपाई। चौपाई जो है वो सममात्रिक छंद का उदाहरण है, जबकि दोहा, सोरठा ये दोनों अर्ध सममात्रिक छंद हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है,
छंद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? छंद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या फिर डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है ए ऋग्वेद में। छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, चारों चरण में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? चारों चरण में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? ए अर्ध सममात्रिक छंद, बी सममात्रिक छंद, सी विषम मात्रिक छंद या फिर डी मुक्तक छंद। इसका राइट आंसर है बी सममात्रिक छंद। चारों चरण में समान मात्रा वाले छंद को सममात्रिक छंद कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, छंद को और किस नाम से जाना जाता है? छंद को और किस नाम से जाना जाता है? ए पिंगल शास्त्र, बी नाट्य शास्त्र, सी वास्तुशास्त्र या फिर डी कला शास्त्र। छंद शास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए पिंगल। छंद को पिंगल भी कहा जाता है और छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है? दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है? ए बरबई, बी सोरठा, सी चौपाई या फिर डी रोला। बरबई, सोरठा, चौपाई या फिर रोला। इसका राइट आंसर है बी सोरठा। दोहे का उल्टा सोरठा होता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धसममात्रिक छंद कौन सा है? निम्नलिखित में से अर्धसममात्रिक छंद कौन सा है? ए रोला, बी दोहा, सी चौपाई या फिर डी कुंडलियाँ। इसका राइट आंसर है बी दोहा। दोहा और सोरठा ये दोनों अर्धसममात्रिक छंद होते हैं, जबकि रोला, चौपाई और कुंडलिया ये सभी सममात्रिक छंद हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, बी 13, सी 16 या फिर डी 24। इसका राइट आंसर है सी 16 मात्राएं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में गणों की संख्या कितनी है? हिंदी में गण की संख्या कितनी है? ए 4, बी 5, सी 7 या फिर डी 8। इसका राइट आंसर है डी 8। हिंदी में गणों की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन है, कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? ए 2 अक्षरों के समूह को, बी 3 अक्षरों के समूह को, सी 4 अक्षरों के समूह को या फिर डी 5 अक्षरों के समूह को। इसका राइट आंसर है बी 3 अक्षरों के समूह को। 3 अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, छंद की आत्मा या प्राण किसे कहा जाता है? छंद की आत्मा या छंद के प्राण किसे कहा जाता है? ए यति, बी गति, सी लय या फिर डी तुक। इसका राइट आंसर है डी तुक को। छंद की आत्मा या छंद का प्राण तुक को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अठन्नी शब्द में कौन सा समास है? अठन्नी शब्द में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी द्विगु समास। इसका राइट आंसर है डी द्विगु समास। अठन्नी शब्द में द्विगु समास है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्दालंकार नहीं है? ए यमक अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार या फिर डी श्लेष अलंकार।
इसका राइट आंसर है बी, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार शब्द अलंकार का भेद नहीं है, जबकि यमक, अनुप्रास और श्लेष ये तीनों शब्द अलंकार के भेद हैं और रूपक अलंकार अर्थ अलंकार का भेद है। तो इसका राइट आंसर है बी, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, हवा लगना। हवा लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए, प्रभाव पड़ना, बी, प्रभावशाली होना, सी, नशे की आदत लग जाना, या फिर डी, बीमार पड़ जाना। इसका राइट आंसर है ए, प्रभाव पड़ना। हवा लगना मुहावरे का अर्थ है प्रभाव पड़ना। अगला क्वेश्चन है, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ए, दोहा, बी, रोला, सी, सोरठा, या फिर डी, कुंडलियाँ। इसका राइट आंसर है डी, कुंडलियाँ। कुंडलियाँ छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो इसका राइट आंसर है डी, कुंडलियाँ। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए, चलना, बी, कहना, सी, लिखना, या फिर डी, ठहरना। इसका राइट आंसर है डी, ठहरना। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है ठहरना या ठहराव। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए, लोप चिन्ह, बी, विकल्प चिन्ह, सी, समता सूचक चिन्ह, या फिर डी, लाघव चिन्ह। इसका राइट आंसर है डी, लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर शब्द को लिखना है तो लाघव चिन्ह लगा देंगे और डॉक्टर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विवरण चिन्ह है? निम्न में से कौन विवरण चिन्ह है? ए, बी, सी, या फिर डी। इनमें से कौन सा चिन्ह विवरण चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर है बी, विवरण चिन्ह का चिन्ह जो है वो बी है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? ए, बी, सी, या फिर डी। इसका राइट आंसर है सी। सी में जो चिन्ह बना हुआ है वो पूर्ण विराम चिन्ह का चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कोष्ठक में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? कोष्ठक में कौन सा चिन्ह है? ए, लोप चिन्ह, बी, विवरण चिन्ह, सी, प्रश्नवाचक चिन्ह, या फिर डी, लाघव चिन्ह। इसका राइट आंसर है डी, लाघव चिन्ह। दिए गए कोष्ठक में लाघव चिन्ह का चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, या फिर 5। इसका राइट आंसर है सी, 4 प्रकार के। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह का है? ए, बी, सी, या फिर डी। इसका राइट आंसर है सी। सी में जो चिन्ह बना है यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? ए, तत्पुरुष समास, बी, अव्ययी भाव समास, सी, कर्मधारय समास, या फिर डी, बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है सी, कर्मधारय समास। महात्मा शब्द में कर्मधारय समास है। महान है जो आत्मा, महात्मा, तो उसका राइट आंसर है सी, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है,
कोष्ठक में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करता है? कोष्ठक में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करता है? ए उद्धरण चिन्ह, बी निर्देशक चिन्ह, सी लाघव चिन्ह या फिर डी विवरण चिन्ह। इसका राइट आंसर है सी लाघव चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह का जनक किसे कहा जाता है? विराम चिन्ह का जनक किसे कहा जाता है? ए पिंगल, बी कामता प्रसाद, सी भरत मुनि या फिर डी वेद व्यास। इसका राइट आंसर है बी कामता प्रसाद। विराम चिन्ह का जनक कामता प्रसाद को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, कामता प्रसाद के अनुसार हिंदी में कितने विराम चिन्ह हैं? डॉक्टर कामता प्रसाद के अनुसार हिंदी में कितने विराम चिन्ह हैं? ए 18, बी 20, सी 22 या फिर डी 24। इसका राइट आंसर है बी 20। डॉक्टर कामता प्रसाद के अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी में नहीं आता? वह कौन सा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी शब्दकोश में नहीं आता? ए अल्प विराम, बी पूर्ण विराम, सी अर्धविराम या फिर डी प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका राइट आंसर है बी। पूर्ण विराम का चिन्ह हिंदी भाषा में तो आता है परंतु अंग्रेजी भाषा में नहीं आता। बाकी सारे चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, जो जिनकी संख्या 20 है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया गया है? हिंदी में विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया गया है? ए संस्कृत, बी उर्दू, सी अंग्रेजी या फिर डी फारसी। हिंदी में विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी अंग्रेजी भाषा से। हिंदी में विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, विवरण चिन्ह को और किस नाम से पुकारते हैं? विवरण चिन्ह को और किस नाम से पुकारते हैं या फिर और किस नाम से जानते हैं? ए वितरण चिन्ह, सी आदेश चिन्ह, सी लोप चिन्ह या फिर डी प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका राइट आंसर है बी आदेश चिन्ह। विवरण चिन्ह को आदेश चिन्ह भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, हंसपद किस विराम चिन्ह का दूसरा नाम है? अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम या फिर त्रुटि विराम। इसका राइट आंसर है डी त्रुटि विराम। हंसपद त्रुटि विराम का दूसरा नाम है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, किसमें सही योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से किसमें सही योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? ए कम से कम, बी उपराष्ट्रपद, सी आहिस्ता आहिस्ता या फिर डी प्रार्थना पत्र। इसका राइट आंसर है डी प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? हिंदी व्याकरण में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? ए अर्धविराम, बी अल्प विराम, सी पूर्ण विराम या फिर डी त्रुटि विराम। इसका राइट आंसर है बी अल्प विराम। हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह अल्प विराम है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, कोष्ठक में दिया गया चिन्ह किस विराम चिन्ह का द्योतक है? ए विवरण चिन्ह, बी उद्धरण चिन्ह, सी कोष्ठक चिन्ह या फिर डी वितरण चिन्ह। इसका राइट आंसर है बी उद्धरण चिन्ह। कोष्ठक में दिया गया विराम चिन्ह उद्धरण चिन्ह का द्योतक है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उप विराम चिन्ह कौन सा है? निम्न में से उप विराम चिन्ह कौन सा है? ए बी सी या फिर डी। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उप विराम का चिन्ह कौन सा है?
इसका राइट आंसर है ए। ए जो है वो उप विराम चिन्ह का चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? इनमें से देखकर बताइए कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो है इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा चिन्ह है जो वो संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को संक्षिप्त रूप से दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, ये जो चिन्ह बराबर का चिन्ह बना हुआ है, इस बराबर के विराम चिन्ह को और क्या कहते हैं? ए, तुल्यता सूचक, बी, संयोजक चिन्ह, सी, लाघव चिन्ह या फिर डी, विवरण चिन्ह। बराबर का विराम चिन्ह क्या दर्शाता है? तुल्यता सूचक, संयोजक, लाघव या विवरण? इसका राइट आंसर है ए, तुल्यता सूचक। ये जो विराम चिन्ह है ये तुल्यता सूचक का विराम चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, राम स्कूल से कब आया? राम स्कूल से कब आया में कौन सा उचित चिन्ह प्रयोग होगा? ए, बी, सी या फिर डी? चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताइए कि राम स्कूल से कब आया में कौन सा चिन्ह उचित है। इसका राइट आंसर है डी, प्रश्नवाचक चिन्ह। राम स्कूल से कब आया के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग होगा, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विराम चिन्ह नहीं है? नीचे चार विराम चिन्ह दिए गए हैं, इनमें से बताइए कौन विराम चिन्ह नहीं है। ए, निर्देशक, बी, उपदेशक, सी, लाघव या फिर डी, विवरण? इसका राइट आंसर है बी, उपदेशक। उपदेशक जो है कोई विराम चिन्ह नहीं होता, बाकी तीनों जो हैं वो विराम चिन्ह हैं, तो इसका राइट आंसर है बी, उपदेशक। अगला क्वेश्चन है, मनोविकार सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? मनोविकार सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? ए, अल्प विराम, बी, प्रश्नवाचक चिन्ह, सी, विस्मयबोधक चिन्ह या फिर डी, अर्धविराम चिन्ह? इसका राइट आंसर है सी, विस्मयबोधक चिन्ह। मनोविकार सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, गौरव गाथा, गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह है? ए, लाघव चिन्ह, बी, हंसपद चिन्ह, सी, विवरण चिन्ह या फिर डी, योजक चिन्ह? इसका राइट आंसर है डी, योजक चिन्ह। गौरव गाथा के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है ये योजक चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए, विस्मयबोधक चिन्ह, बी, प्रश्नवाचक चिन्ह, सी, निर्देशक चिन्ह या फिर डी, अवतरण चिन्ह? इसका राइट आंसर है डी, अवतरण चिन्ह। किसी के कथन को उद्धृत करते समय अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? नीचे चार विराम चिन्ह दिए गए हैं और उनके सामने कौन सा चिन्ह है वो भी लिखा गया है। इनमें से बताइए कि कौन सा चिन्ह सत्य नहीं है। ए, प्रश्नवाचक चिन्ह, बी, अल्पविराम चिन्ह, सी, पूर्ण विराम चिन्ह या फिर डी, कोष्ठक चिन्ह? इसका राइट आंसर है सी, पूर्ण विराम चिन्ह। सी विकल्प में जो चिन्ह बना है वो विस्मयबोधक चिन्ह है। पूर्ण विराम का चिन्ह सिंगल एक लाइन होती है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है,
कोष्ठक में दिए गए चिन्ह का कब प्रयोग किया जाता है? ये कोष्ठक में जो लाइनें बनी हुई हैं, ये चिन्ह जो हैं, ये कब प्रयुक्त किए जाते हैं? ए, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर। बी, दूसरे की युक्त को उद्धृत करने के लिए। सी, जहां वाक्य पूरा होता हो। सी, पढ़ते समय थोड़ी देर रुकने के लिए। इसका राइट आंसर है ए, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर। कोष्ठक में जो चिन्ह दर्शाए गए हैं उनका प्रयोग वाक्य में छोड़े गए स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? ए, ब्रज, बी, अवधी, सी, पूर्वी या फिर डी, बिहारी। इसका राइट आंसर है डी, बिहारी। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए, कौरवी, बी, बुंदेली, सी, मारवाड़ी या फिर डी, कन्नौजी। इसका राइट आंसर है ए, कौरवी। कौरवी जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? ए, 14, बी, 20, सी, 22 या फिर डी, 26। इसका राइट आंसर है सी, 22। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या 22 है। तो इसका राइट आंसर है सी, 22। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या 22 है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की प्रमुख कवि कौन हैं? निम्न में से छायावाद का प्रमुख कवि कौन है? ए, मीराबाई, बी, सूरदास, सी, जयशंकर प्रसाद या फिर डी, मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है सी, जयशंकर प्रसाद। छायावाद का प्रमुख कवि इनमें से जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हर्ष का विलोम शब्द क्या है? निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम शब्द क्या है? ए, वेदना, बी, दुख, सी, विषाद या फिर डी, खेद। इसका राइट आंसर है सी, विषाद। हर्ष का विलोम शब्द विषाद होगा। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? ए, प्रत्यय का, बी, पद का, सी, धातु का या फिर डी, उपसर्ग का। निम्नलिखित में से किसका योगदान शब्द रचना में नहीं होता? इसका राइट आंसर है बी, पद। शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता, जबकि प्रत्यय, धातु और उपसर्ग इन सभी का शब्द रचना में विशेष योगदान होता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? ए, मुंबई, बी, दिल्ली, सी, कोलकाता या फिर डी, हैदराबाद। इसका राइट आंसर है डी, हैदराबाद। प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ए, फा तथा भा, बी, का तथा गा, सी, था तथा धा या फिर डी, अ तथा आ। इसका राइट आंसर है बी, का तथा गा। का तथा गा वर्ण जो हैं ये अल्प प्राण हैं।
जबकि फा, भा महाप्राण, था तथा धा ये भी महाप्राण और सभी स्वर्ण महाप्राण होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? ए मिश्र वाक्य, बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य या फिर डी प्रश्नवाचक वाक्य। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? इसका राइट आंसर है ए मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा मिश्र वाक्य है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 11, बी 13, सी 16 या फिर डी 15। इसका राइट आंसर है सी 16 मात्राएं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सम भारत है, भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? ए रूपक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी अनन्वय अलंकार या फिर डी यमक अलंकार। इसका राइट आंसर है सी अनन्वय अलंकार। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी या फिर डी राजस्थानी हिंदी। इसका राइट आंसर है ए पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी में आती है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? ए देवनागरी, बी ब्रजभाषा, सी अवधी या फिर डी खड़ी बोली। इसका राइट आंसर है डी खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ए राजस्थानी, बी बिहारी, सी पश्चिमी हिंदी या फिर डी पूर्वी हिंदी। इसका राइट आंसर है डी पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, आजन्म शब्द का समास विग्रह क्या होगा? आजन्म शब्द का समास विग्रह क्या होगा? ए जीवन पर्यंत, बी जीवन के साथ, सी मृत्यु तक या फिर डी जब तक जी सके। इसका राइट आंसर है ए जीवन पर्यंत। आजन्म शब्द का समास विग्रह होगा जीवन पर्यंत। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या फिर डी विदेशज। इसका राइट आंसर है ए तत्सम। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? ए कैंची, बी कमरा,
सी रिक्शा या फिर डी चाय। इसका राइट आंसर है बी कमरा। कमरा जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ए कैंची। कैंची जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ए दाल, बी मई, सी दर्द या फिर डी गर्दन। इसका राइट आंसर है सी दर्द। दर्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, जबकि दाल, मई और गर्दन ये तीनों स्त्रीलिंग के शब्द हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है। ए लड़का, बी भारत, सी मित्रता या फिर डी कायर। इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है सी मित्रता। मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया होती है। कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया क्या होती है। ए वचन के अनुसार, बी स्त्रीलिंग में, सी पुल्लिंग में या फिर डी कर्ता के अनुसार। इसका राइट आंसर है सी पुल्लिंग में। कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया पुल्लिंग में होती है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। ए अमीर खुसरो को, बी चंद्रवरदाई को, सी हेमचंद्र को या फिर डी विद्यापति को। इसका राइट आंसर है डी विद्यापति को। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें भ्रमर गीत प्रसंग है। निम्न में से किसमें भ्रमर गीत का प्रसंग है। ए पद्मावत, बी विनय पत्रिका, सी सूरसागर या फिर डी रामचरितमानस। इसका राइट आंसर है सी सूरसागर। सूरसागर में भ्रमर गीत का प्रसंग है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। ए ब्रजभाषा से, बी खड़ी बोली से, सी पहाड़ी हिंदी से या फिर डी अवधी भाषा से। इसका राइट आंसर है बी खड़ी बोली से। मानक हिंदी खड़ी बोली से विकसित हुई है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अलग अर्थ वाला शब्द कौन है। निम्न में से अलग अर्थ वाला शब्द कौन है। ए सुर नदी, बी भागीरथी, सी मंदाकिनी या फिर डी सतदु। इसका राइट आंसर है डी सतदु। सतदु जो है वो अलग अर्थ वाला शब्द है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या है। आगामी शब्द का विलोम शब्द निम्न में से क्या है। ए भविष्य, बी अतीत, सी विगत या फिर डी तीव्रगामी। इसका राइट आंसर है सी विगत। आगामी शब्द का विलोम होगा विगत, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। ए सन्यासी, बी तपस्वी, सी मुमुक्षु या फिर डी योगी। इसका राइट आंसर है सी मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दंत वर्ण है? निम्न में से कौन सा शब्द दंत वर्ण है? ए जा, बी बा, सी दा या फिर डी माँ। इसका राइट आंसर है सी दा। दा जो है वो दंत वर्ण है, बाकी जा जो है वो तालु, बा ओष्ठ तथा माँ ये भी ओष्ठ वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? ए वाक्य को पूरा करने के लिए, बी संकेत देने के लिए, सी अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए या फिर डी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। इसका राइट आंसर है सी अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ए बच्च, सी बालक, सी वत्स या फिर डी बाल। इसका राइट आंसर है सी वत्स। बच्चा शब्द का तत्सम रूप वत्स होगा, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं? गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं? गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं? अंग्रेजी, जापानी, उर्दू या फिर डी पुर्तगाली। इसका राइट आंसर है डी पुर्तगाली। गमला और आलपीन पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, तो इसका राइट आंसर है डी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की यह श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।